एंड आज का हम लोगों का टॉपिक है सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन। समझ में आ गया। तो एक कोशिका से दूसरे कोशिका का निर्माण होना क्या कहलाता है? तो कोशिका विभाजन कहलाता है। समझ में आ गया। कोशिका विभाजन तीन प्रकार के होते हैं। समझ में आ गया। पहला अगर देखें, इसमें पहला है असूत्री 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 कोशिका विभाजन। समझ में आ गया। दूसरा दूसरा है इसमें समसूत्री समसूत्री। समझ में आ गया। और इसमें तीसरा है हम लोगों का असूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री अर्धसूत्री। समझ में आ गया। पहला असूत्री, दूसरा समसूत्री, तीसरा अर्धसूत्री। समझ में आ गया। तो तीन प्रकार के क्या होते हैं? सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन। समझ में आ गया। तो क्या होता है कोशिका विभाजन? क्या होता है कि एक मदर सेल होता है और मदर सेल से जो है ना दो कोशिका का निर्माण हो जाना, यानी कि एक कोशिका से दूसरी कोशिका का निर्माण हो जाना क्या कहलाता है? कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन कितने प्रकार के? तो कोशिका विभाजन तीन प्रकार के। कौन कौन सा? असूत्री, समसूत्री, अर्धसूत्री। समझा क्या? इसके हम इंग्लिश को देखें तो इंग्लिश हो जाएगा एमाइटोसिस समझ में आ गया। दूसरा माइटोसिस और दूसरा मेसोसिस समझ में आ गया। पहला माइटोसिस और मेसोसिस। समझ में आ गया। माइटोसिस और मेसोसिस, ये तीन प्रकार के क्या होते हैं? सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन। समझ में आ गया। पहला एमाइटोसिस, दूसरा माइटोसिस, तीसरा क्या हो जाएगा? मेसोसिस। समझ में आ गया। ये तीन प्रकार के क्या हो जाएंगे? हमारे सेल डिवीजन। समझ में आ गया। अगर हम असूत्री विभाजन को देखें, देखिए इसके नाम से क्या लग रहा है? असूत्री यानी किसी भी प्रकार की कोई फॉर्मूला, कोई सूत्र, कोई चीज नहीं, डायरेक्ट एक कोशिका से दूसरे कोशिका का निर्माण हो जाना क्या कहलाता है? असूत्री, एमाइटोसिस। समझ में आ गया। ये किसका लक्षण है? ये है प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल जो हम पढ़े होंगे, तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या था? जो कोरोना वायरस सब में पाया जाता था, लंपी वायरस हो गया, ये सब में क्या होता था? प्रोकैरियोटिक सेल होता था। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो है ना अंधुन धराधर कोशिका का निर्माण करते जाओ। समझ में आ गया ना? इसमें किसी भी प्रकार का कोई सूत्र नहीं। तो देखिए अगर, तो एमाइटोसिस में एक मदर सेल होगा। क्या होगा? एक मदर सेल यानी कि मेन कोशिका। समझ में आ गया ना? और यही कोशिका आगे चल के क्या हो जाएगी? तो ये बीच में जो है ऐसे करके पिचक जाएगा। क्या हो जाएगा? ऐसे करके पिचक जाएगा। समझ में आ गया। और केंद्र क्या हो जाएगा? दो केंद्रक बन जाएगा। समझ में आ गया। और इससे क्या होगा? आगे जाकर के ये दो कोशिकाओं का निर्माण कर लेगा। तो यही क्या है? एमाइटोसिस और असूत्री। समझ में आ गया। असूत्री, किसी भी प्रकार का कोई सूत्र या फिर फॉर्मूला नहीं, डायरेक्ट एक कोशिका से दूसरे कोशिका का निर्माण हो जाना। समझ में आ गया। अगर हम देखें तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या था? यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल को अगर देखें तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या था? बीच में हमारा न्यूक्लियस था। समझ में आ गया। उसके बाद राइबोसोम था, सेंट्रोसोम था। कहानी इसका खत्म। समझ में आ गया ना? तो देखिए इसमें क्या होता है? एक बीच में स्प्लिंडर फाइबर लग जाता है। क्या लग जाता है? बीच में इस प्रकार से स्प्लिंडर फाइबर लग जाता है, ऐसे करके स्प्लिंडर फाइबर। समझ में आ गया ना? और ये आगे चल के जैसे कि पता है कि एक मदर सेल था। मदर सेल क्या हो गया कि देखिए मदर सेल में क्या हुआ? स्प्लिंडर फाइबर लगा। समझ गया। स्प्लिंडर फाइबर लगने के बाद ये दो भागों में बट गया, ये ध्रुव की ओर चले जाएगा। समझ आ गया ना? और बीच से क्या हो जाएगा? यह अलग हो जाएगा। बीच में क्या हो गया? पिचक गया। पिचकने के बाद यहाँ पे क्या लग गया था? यहाँ पे हमारा स्प्लिंडर फाइबर। समझ आ गया ना? और उसके बाद यह दो कोशिका का निर्माण हो गया। यही क्या है? असूत्री एमाइटोसिस। किसी भी प्रकार की कोई सूत्र या फिर कोई फॉर्मूला नहीं, डायरेक्ट एक कोशिका से दूसरे कोशिका का निर्माण होना क्या कहलाता है? अर्धसूत्री नहीं, असूत्री एमाइटोसिस। समझ में आ गया। एमाइटोसिस समझ में आ गया। अगर हम आगे देखें तो आगे क्या है कि समसूत्री यानी कि माइटोसिस को अगर हम देखें तो माइटोसिस जो है ना, ये 5 प्रकार से जो क्या करता है? 5 प्रकार से क्या होता है? इसका जो है कोशिका का विभाजन होता है। समझ आ गया। अगर हम समसूत्री को देखें तो देखिए हमारे शरीर में कोशिका विभाजन कौन करता है? तो सेंट्रोसोम। समझ आ गया। तो कोशिका के अंदर कोशिका विभाजन करने का काम कौन करता है? सेंट्रोसोम। समझ आ गया। आदेश कौन देता है? न्यूक्लियस देता है। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। समझ आ गया। तो समसूत्री विभाजन, जैसे कि हमारे हड्डी की कोशिका को पता है कि हड्डी की कोशिका ही बनाना है, ये आदेश देता है न्यूक्लियस हड्डी की कोशिका का। समझ आ गया ना?
तो हमारे शरीर में अगर किसी भी प्रकार का कोशिका विभाजन होगा तो वो होगा समसूत्री, माइटोसिस। समझ में आ गया क्या होगा? माइटोसिस। अगर यहाँ पे जो है ना हमारा स्किन कट गया तो स्किन की न्यूक्लियस को पता है कि हमको स्किन ही बनाना है, तो ये किस प्रकार से होगा? माइटोसिस तरीका से। समझ में आ गया ना? तो हमारे शरीर में या फिर मेल या फिर फीमेल किसी के शरीर में, समझ आ गया ना, या फिर जानवर हो गया, जानवरों के शरीर में भी कौन सा किस प्रकार से होगा? तो माइटोसिस यानी कि समसूत्री विभाजन होगा। समझ आ गया ना? समसूत्री कोशिका विभाजन होगा। अर्धसूत्री अगर देखें तो देखिए ये दोनों कोशिका समसूत्री और अर्धसूत्री जो है ये हो जाएगा एनिमल्स में। किसमें होगा? ये एनिमल्स की कोशिका में होगा। प्लांट की कोशिका में भी इस प्रकार से होता है। समझा गया ना? और असूत्री विभाजन के माइटोसिस ये कोरोना वायरस या फिर लंपी वायरस इस सब में प्रोकैरियोटिक में, और ये क्या है? यूकैरियोटिक का। समझा गया ना? तो समसूत्री अर्धसूत्री ये किसमें? तो मानवों में होगा कोशिका विभाजन, प्लांट्स में होगा कोशिका विभाजन। समझा गया ना? प्लांट्स के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। समसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस जो है ना अर्धसूत्री ये किसमें होगा? एनिमल्स में होगा। समझ आ गया? तो समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री को अगर देखें तो समसूत्री हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का कोशिका विभाजन होगा तो कोशिका विभाजन किस प्रकार से होगा हम लोग का? समसूत्री हमारे शरीर में। समझा गया ना? और जनन के समय, किसके समय? जनन के समय जो है मेसोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन होता है। समझा गया? तो अगर हम समसूत्री को देखें तो ये 5 स्टेप में कोशिका विभाजन करता है। समझा गया ना? अगर हम पहला देखें, कौन सा? अगर हम लोग पहला देखें तो पहला हो जाएगा इंटरफेज। इंटरफेज समझ में आ गया? अगर हम दूसरा देखें तो दूसरा हो जाएगा प्रोफेज। समझ में आ गया? अगर हम लोग तीसरा देखें तो तीसरा हो जाएगा मेटाफेज। समझ में आ गया? और हम लोग चौथा देखें तो चौथा हो जाएगा एनोफेज। समझ आ गया? और हम लोग पांचवा देखें तो पांचवा हो जाएगा टेलोफेज। समझ आ गया? पहला इंटरफेज, दूसरा प्रोफेज, तीसरा क्या हो जाएगा हमारा? तो तीसरा हो जाएगा मेटाफेज। समझ आ गया? चौथा क्या हो जाएगा? एनोफेज। पांचवा क्या हो जाएगा? टेलोफेज। समझ आ गया? इतना समझ आएगा? इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनोफेज और टेलोफेज। देखिए अब अगर हम देखें तो देखिए याद करने का कैसा तरीका। देखिए किसी भी चीज जैसे कि हम घर के अंदर क्या करेंगे? प्रवेश करेंगे तो क्या हो जाएगा? इंटर का मतलब प्रवेश, समझ इन का मतलब अंदर। समझ आएगा ना? तो देखिए प्रवेश करना इंटरफेज। समझ आएगा? देखिए पहला इंटरफेज यानी कि पहला क्या हो जाएगा? इंटरफेज। और लास्ट में देखिए अगर बंदर को भी देखे, किसी को भी देखे तो लास्ट में क्या होता है? पहुंच। समझ आ गया ना? तो पहला इंटरफेज, समझ आ गया, और लास्ट में टेलोफेज। पहला इंटरफेज, नीचे टेलोफेज, पहला इंटरफेज और लास्ट आखिरी वाला टेलोफेज। समझ आ गया ना? अगर हम बीच में देखें तो ये अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। कौन सा? मेटाफेज। समझ आ गया ना? अध्ययन के लिए कोशिका को अगर देखें तो ये मेटाफेज है। क्या है? मेटाफेज। तो इंटरफेज, बीच में मेटाफेज और नीचे टेलोफेज। ऊपर इंटरफेज, बीच में मेटाफेज और नीचे टेलोफेज। समझ आ गया ना? उसके बाद देखिए अगर हम बीच में, उसके बाद देखिए तो इंटरफेज और सेकेंड वाला, अगर कोई भी जो है ना अगर सेकेंड में लॉन्च करता है तो क्या हो जाता है? प्रो। जैसे कि देखे होंगे आईफोन, देखे होंगे। समझ आ गया ना? आईफोन, उसके बाद क्या आया? आईफोन प्रो, उसके बाद क्या आया? आईफोन प्रो मैक्स। समझ आ गया ना? तो प्रो। देखिए तो पहला इंटरफेज, दूसरा प्रोफेज और तीसरा तो याद हो ही गया है मेटाफेज और आखिरी वाला टेलोफेज। तो देखिए इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनोफेज और टेलोफेज। समझ आ गया? इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनोफेज और टेलोफेज। समझ आ गया? इतना समझ में आ गया? उसके बाद हम एक एक करके देखते हैं। समझ आ गया? देखिए अगर हम इंटरफेज को देखें तो इंटरफेज जो है ये तो शुरुआती दौर है। समझ आ गया? तो ये सबसे बड़ी होती है। क्या होती है? इंटरफेज सबसे बड़ी होती है। समझ आ गया? उसके बाद अगर हम इसमें देखें, अगर केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस। समझ आ गया ना? तो न्यूक्लियस क्या होता है? इसमें बड़ा होने लगता है। केंद्रक। समझ आ गया ना? केंद्रक क्या होने लगता है? बड़ा होने लगता है। और इसमें जो है ना क्रोमोसोम की संख्या बढ़ जाती है। समझ आ गया? देखिए इंटरफेज क्या है?
इंटरफेज सबसे बड़ी, समझ में आ गया। उसके बाद अगर देखें तो केंद्रक क्या होने लगता है, बड़ा होने लगता है, समझा गया। उसके बाद अगर देखें क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इतना तो समझ में आ गया सबको, किसी को कोई दिक्कत? चलिए समझ में आ गया। इंटरफेज, इंटरफेज बड़ी होती है, केंद्रक बड़ा होने लगता है, क्रोमोसोम की संख्या बढ़ जाती है, समझ आ गया। उसके बाद अगर हम प्रोफेज को देखें तो यहाँ पे आप लोगों को हम क्या बताए थे कि यहाँ पे क्या लगता है, स्प्लिंटर फाइबर, समझ आ गया ना। तो अगर हम एनिमल्स के कोशिका को भी देखें तो एनिमल्स की कोशिका में क्या क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग एनिमल्स की कोशिका सबसे पहले क्या होती है, यहाँ पे हो जाएगा सेल मेम्ब्रेन, समझ आ गया। बीच में क्या होता है, बीच में हो जाएगा निकोलिया, समझ आ गया। माइट्रोकॉन्ड्रिया, समझ आ गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, सेंट्रोसोम, कोशिका विभाजन, समझ आ गया। सेंट्रोसोम जो कि कोशिका विभाजन करता है। उसके बाद लाइसोसोम, उसके बाद वेग्यूल्स, उसके बाद माइट्रोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, वेग्यूल्स, समझ आ गया। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि ER, यहाँ पे लिख देते हैं बीच में ER है, यहाँ पे ER है, समझ आ गया। माइट्रोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, वेग्यूल्स, समझ आ गया ना। और देखिए ढेर सारा बहुत चीज होता है, समझ आ गया ना। तो प्रोब देखिए, इंटरफेस को समझ में आ गया। इंटरफेस बड़ी होती है, इसमें जो है ना केंद्रक, केंद्रक ये जो केंद्रक है, ये केंद्रक बड़ा होने लगता है, समझ आ गया, यानी कि बीच से पिचकने लगता है और क्रोमोसोम की संख्या बढ़ जाती है, समझ आ गया ना। और अगर हम प्रोफेज को देखें तो प्रोफेज में क्या होता है, तो इसमें जो है ना स्प्लिंडर फाइबर का निर्माण होने लगता है, स्प्लिंडर फाइबर, स्प्लिंडर फाइबर का क्या होने लगता है, निर्माण होने लगता है। अब हम स्प्लिंडर फाइबर को देखें तो स्प्लिंडर फाइबर क्या है, तो देखिए स्प्लिंडर फाइबर जैसे कि एक सेंट्रोसोम हो गया, तो सेंट्रोसोम में क्या लग जाएगा, स्प्लिंडर फाइबर। माइट्रोकॉन्ड्रिया में क्या लग जाएगा, स्प्लिंडर फाइबर। न्यूक्लियस में क्या लग जाएगा, स्प्लिंडर फाइबर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या लग जाएगा, स्प्लिंडर फाइबर। राइबोसोम में क्या लग जाएगा, स्प्लिंडर फाइबर। वेग्यूल्स में स्प्लिंडर फाइबर। सब में क्या लग जाएगा, स्प्लिंडर फाइबर, समझ आ गया ना। स्प्लिंडर फाइबर समझ में आ गया। अब स्प्लिंटर फाइबर जैसे कि हम लोग, आप लोग बचपन में हम लोग क्या देखे थे, ऐसे करके इस प्रकार से बलून जो होता था, लंबा वाला बलून, तो बलून में अगर इस प्रकार से जो है धागा बांध देते थे, क्या होता, दो बन जाता था, समझ आ गया ना। तो उसी प्रकार से ये बीच में क्या हो जाता है कि स्प्लिंटर फाइबर लग जाता है। तो स्प्लिंटर फाइबर समझ में आ गया। स्प्लिंटर फाइबर ये कहाँ किस फेज में लगता है, तो ये लगता है प्रो फेज में। कहाँ लगता है, यह प्रो फेज में, समझ में आ गया कि नहीं, प्रो फेज में। और उसके बाद अगर हम देखें तो इंटरफेज में क्या हो रहा था, हमारा केंद्रक बड़ा हो रहा था, समझा गया ना। और प्रोफेज में जाकर के ये केंद्रक क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। क्या हो जाता है, केंद्रक अलग हो जाता है। केंद्रक क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, समझ में आ गया कि नहीं। इसमें बड़ा हो रहा था, इसमें अलग हो गया। तो प्रोफेज समझ में आ गया। प्रोफेज में स्प्लिंटर फाइबर का निर्माण होने लगता है, समझ आ गया। और उसके बाद केंद्रक क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, समझ आ गया यहां तक। और अध्ययन के लिए सबसे जरूरी है मेटाफेज, समझ आ गया ना। तो मेटाफेज क्या है, तो मेटाफेज में क्या होता है कि स्प्लिंटर फाइबर, ये जो स्प्लिंटर फाइबर है ये कंप्लीट हो जाता है। स्प्लिंटर फाइबर ये कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, समझ में आ गया कि नहीं। स्प्लिंटर फाइबर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, समझ आ गया कि नहीं। देखिए इंटरफेज क्या है, यह सबसे बड़ी है। उसके बाद केंद्र क्या हो जाता है, बड़ा होने लगता है, क्रोमोसोम की संख्या बढ़ जाती है, समझ आ गया। उसके बाद प्रोफेज में क्या होता है, तो प्रोफेज में स्प्लिंटर फाइबर का निर्माण होता है। और केंद्रक क्या होता है, तो केंद्रक जो है ना अलग हो जाता है, समझ आ गया। और मेटाफेज में स्प्लिंटर फाइबर क्या हो जाता है, हमारा कंप्लीट हो जाता है, समझ आ गया कि नहीं। तो स्प्लिंटर फाइबर जब कंप्लीट हो गया, ये जब देखिए सेंट्रोसोम 2 हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया 2 हो गया, न्यूक्लियस 2 हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 हो गया, तो इसके बीच में भी जो है ना यह पिचक जाता है। बीच से क्या हो जाता है, यह पिचक जाता है, समझ आ गया। पिचक ऐसे करके ये क्या हो जाता है, पिचक जाता है ऐसे करके, समझ में आ गया कि नहीं। पिचकने के बाद अगर एन आता है, चलता है कौन सा फेज, एनोफेज। कौन सा फेज चलता है, तो पिचकने के बाद चलता है एनोफेज। एनोफेज क्या होता है, इसमें जो है ना, इसमें जो है ना इसमें जो है ना कोशिका के जो अंग है, क्या है, इसमें जो कोशिका के अंग है, तो कोशिका के अंग ध्रुवों की ओर चले जाता है। ध्रुव यानी कि देखिए इधर का ध्रुव किधर है, ये इधर है, समझ आ गया ना। और इधर का ध्रुव किधर है, इधर है।
तो एनोफेज में ध्रुव की ओर चले जाता है। किधर चले जाता है एनोफेज में? ध्रुव की ओर। कोशिका का जो अंग है तो इसमें लिख देते हैं अंग ध्रुव की ओर, ध्रुव की ओर चल देता है। समझा गया ना? ध्रुव की ओर क्या होता है? चल देता है। समझा गया ना? देखिए इंटरफेज, देखिए इंटरफेज क्या होता है? तो इंटरफेज जो है ना सबसे बड़ा होता है। इसमें केंद्रक क्या होता है? केंद्रक अलग होने लगता है। समझा गया ना? और क्रोमोसोम की संख्या बढ़ जाती है। समझा गया? और प्रोफेज में जो है स्प्लिंटर फाइबर का निर्माण होने लगता है। समझा गया? स्प्लिंटर फाइबर यानी कि धागा आकार से क्या होने लगता है? निर्माण होने लगता है। समझा गया ना? और केंद्रक क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। उसके बाद कौन सी फेज चलती है? तो मेटाफेज। मेटाफेज क्या है? तो अध्ययन के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण है। समझा गया ना? तो मेटाफेज में क्या है? देखिए मेटाफेज में जो है स्प्लिंटर फाइबर कंप्लीट हो जाता है। इसका मतलब स्प्लिंटर फाइबर जब कंप्लीट हो गया तो अंग क्या हो जाएंगे? 2 अंग हो जाएंगे। समझा गया? उसके बाद कौन सा चलता है? तो एनोफेज। समझा गया ना? तो एनोफेज में जो है कोशिका के जो अंग है माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, सब जो है ये क्या होने लगता है? ध्रुव की ओर चलने लगता है। ध्रुव की ओर क्या होती है? चल देती है। यहां तक समझ में आ गया? उसके बाद लास्ट में कौन सा फेज चलता है? तो लास्ट में चलता है टेलोफेज। कौन सा फेज चलता है? टेलोफेज। समझा गया कि नहीं? ये यहाँ पे जो है ना टेलोफेज में आके सब चीज कंप्लीट हो जाता है। नहीं कि ये लास्ट फेज है, लास्ट फेज। समझ आ गया? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए सेल डिवीजन अगर हम एक बार देख लेते हैं, एक नजर घुमा देते हैं संकेत। देखिए सेल डिवीजन, एक कोशिका से दूसरे कोशिका का निर्माण होना क्या कहलाता है? सेल डिवीजन। सेल डिवीजन कितने प्रकार के? तो सेल डिवीजन जो है ये 3 प्रकार के, असूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री। ए माइटोसिस, माइटोसिस और मेसोसिस। समझ में आ गया कि नहीं? तो देखिए ये अर्धसूत्री विभाजन, सॉरी असूत्री विभाजन जो है, असूत्री विभाजन में किसी भी प्रकार से कोई फॉर्मूला का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं में होती है, ये वायरस में होता है। जैसे कि लंपी वायरस हो गया, कोरोना वायरस हो गया, इस सब में कौन सा? तो हो जाएंगे हमारा असूत्री, मतलब किसी भी प्रकार का कोई सूत्र नहीं। समझ आ गया? और ये समसूत्री जो है और ये अर्धसूत्री जो है, ये दोनों जो है ये हम लोगों में होता है। समझ आ गया कि नहीं? तो देखिए समसूत्री तो समझ में आ गया। समसूत्री जो है ना, देखिए पूरा पढ़ा दिए। समसूत्री का कितना अवस्था? 5 अवस्था, इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनोफेज, टेलोफेज। समझ आ गया ना? और ये अर्धसूत्री देखिए अर्धसूत्री जो है तो अर्धसूत्री जनन के समय होता है। किस समय? तो जनन के समय। समझ आ गया कि नहीं? तो जनन के समय एक बार यहीं पे देख लेते हैं। समझ आ गया? देखिए अर्धसूत्री जो है तो जैसे कि अगर यहाँ पे जो है ना क्रोमोसोम, सबसे पहले फीमेल को अगर देखिए तो फीमेल में कितना क्रोमोसोम की संख्या? 46। समझ आ गया ना? और मेल में कितना? मेल में जो है ना 46 होता है। समझ आ गया? और इन मेल और फीमेल के द्वारा अगर चाइल्ड होगा, समझा गया ना? तो इन दोनों में अगर 46 दूनी कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12 के 2 हासिल कितना हो जाएगा? 1। उसके बाद 4 दूनी 8 1 9 यानी कि 92। समझा गया ना? तो देखिए मेल और फीमेल अगर इन दोनों में से जो है ना 46 क्रोमोसोम आ गया एक बच्चा में, तो बच्चा में कितना हो जाएगा? 92 क्रोमोसोम। समझ आ गया ना? 92 जो क्रोमोसोम होगा बच्चा बन जाएगा स्पाइडरमैन। समझ आ गया? यहाँ से निकलेगा उसका धागा निकलेगा। समझ आ गया ना? पूरा मतलब जो है ना पूरा ताकतवर हो जाएगा, पूरा शक्तिशाली, मतलब पूरे उसके वर्ल्ड में कोई उसको हरा नहीं पाएगा। समझा गया ना? तो यहाँ पे किसकी जरूरत है? तो यहाँ पे अर्धसूत्री, क्या किसका जरूरत है? अर्धसूत्री यानी कि मेसोसिस की जरूरत है। समझा गया ना? तो इसमें आधा आधा होता है। तो हम अर्धसूत्री को अब देखते हैं। यहाँ तक देखिए समसूत्री विभाजन में मेसोसिस में किसी भी प्रकार का अगर दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट करेंगे। समझा गया? अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इसको मिटाते हैं, क्लीन करते हैं। यहां तक समझ में आ गया? तो अगर हम सेल डिवीजन कितने प्रकार का? तो सेल डिवीजन 3 प्रकार का। कौन कौन सा? असूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री। समझ आ गया ना? तो हम लोग असूत्री देख लिए, समसूत्री देख लिए। समझ आ गया? उसके बाद अगर हम देखें तो अर्धसूत्री को अगर हम देखें तो अर्धसूत्री विभाजन किस प्रकार से होता है अभी हम लोग समझेंगे। समझ आ गया ना? तो देखिए हाँ अगर हम देखें अर्धसूत्री, यहां पे लिख देते हैं अर्धसूत्री, अर्धसूत्री। समझ आ गया नहीं? इसके नाम से ही क्या पता चल रहा है कि आधा आधा। समझ आ गया ना? अर्धसूत्री। समझ में आ गया ना?
तो अगर हम अर्धसूत्री को देखें तो ये जो है ना किस समय होता है, तो ये होता है जनन के समय, समझा गया ना। तो जनन के समय, जनन के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो मेल में शुक्राणु यानी कि स्पर्म और फीमेल में अंडाणु, समझा गया ना, यानी कि ओवम, समझा गया ना। तो मेल और फीमेल दोनों में कितना क्रोमोसोम होता है, तो क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया मेल और यहाँ पे फीमेल, फीमेल, समझ में आ गया कि नहीं, मेल और फीमेल, समझा गया। तो अगर हम देखें मेल और फीमेल, समझ में आ गया। तो ये अर्धसूत्री विभाजन जो है, अर्धसूत्री विभाजन कब होता है, तो ये होता है जनन के समय। कब होता है, तो जनन के समय, समझ में आ गया कि नहीं। तो अगर हम देखें मेल में, तो मेल में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है, समझा गया। और फीमेल में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, तो फीमेल में भी 46 ही होता है, समझा गया ना। तो देखिए अब ये जो है, ये मेल में और फीमेल में ये जो क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम दो प्रकार का होता है। कितना प्रकार का, तो क्रोमोसोम दो प्रकार का, समझ में आ गया। ये दो प्रकार का क्रोमोसोम होगा। पहला होगा ऑटोसोम, ऑटोसोम, और दूसरा होगा ऑलोसोम, ऑलोसोम, समझ में आ गया। और फीमेल में भी जो है ना ये क्रोमोसोम है, ये दो प्रकार का, समझ में आ गया ना। यहां तक तो सेम है। यह हो जाएगा पहला ऑटोसोम, ऑटोसोम, और दूसरा हो जाएगा ऑलोसोम, ऑलोसोम, समझ आ गया। क्रोमोसोम कितना प्रकार का, तो क्रोमोसोम दो प्रकार के, कौन कौन सा, तो पहला ऑटोसोम और दूसरा ऑलोसोम, समझ आ गया। तो देखिए ये ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है, ऑटोसोम की संख्या होती है 44। कितना होता है, ऑटोसोम की संख्या 46, और ऑलोसोम की संख्या होती है 2, समझ आ गया। फीमेल में भी सेम ऐसा ही, ऑटोसोम की संख्या 44 और ऑलोसोम की संख्या 2। यहां तक समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत, यहां तक तो सेम है, समझ आ गया। देखिए क्रोमोसोम कितना प्रकार का, दो प्रकार का, ऑटोसोम और दूसरा ऑलोसोम, समझ में आ गया कि नहीं। और यहाँ पे भी फीमेल में ऑटोसोम और दूसरा ऑलोसोम, समझ में आ गया यहाँ तक। देखिए अब जो ये 44 है, समझ आ गया ना, और ये भी 44 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, समझ आ गया ना। अगर चाइल्ड होगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे चाइल्ड लिख देते हैं। अगर चाइल्ड होगा, समझ आ गया ना, तो यहां से अगर 44 चले जाएगा और यहां से अगर 44 चले जाएगा, तो बच्चा तो मतलब ये जो है ना पूरा पावरफुल हो जाएगा, पूरा स्पाइडरमैन बन जाएगा, वो समझ आ गया कि नहीं, समझ आ गया ना। इसलिए यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन, समझ आ गया कि नहीं। तो अर्धसूत्री में यहां से चाइल्ड में जाएगा 22, कितना आ जाएगा 22 प्लस, और यहां से भी देखिए मेल से कितना गया 22, और फीमेल से कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो फीमेल से भी आ जाएगा 22, 22 दूनी कितना हो जाएगा 44। अब चाइल्ड में भी जो है कितना हो गया, चाइल्ड में भी जो है ना ऑटोसोम की संख्या, देखिए ऑटोसोम, अभी यहाँ पे हम किसका बात कर रहे हैं, तो ऑटोसोम की, समझ आ गया। तो देखिए मेल से कितना आया ऑटोसोम 22, समझ आ गया। फीमेल से ऑटोसोम कितना आया, तो 22, कितना हो गया 22 दूनी 44, समझ आ गया ना। तो देखिए ऑटोसोम तो चाइल्ड में भी अब 22 हो गया, समझ आ गया। अब ऑलोसोम की बात करते हैं। देखिए अगर हम ऑलोसोम की बात करें, तो ऑलोसोम फीमेल में जो होता है ना, ये होता है एक्स और वाई, समझ आ गया। और फीमेल सॉरी मेल में होता है एक्स और वाई, समझ आ गया ना। अगर हम फीमेल में देखें ऑलोसोम, तो यहाँ पे होता है फीमेल के पास केवल एक्स और एक्स है, समझ आ गया कि नहीं। तो फीमेल के पास क्या है, एक्स और एक्स, समझ आ गया ना। और मेल के पास क्या है, एक्स और वाई। तो इन दोनों में से जैसे कि 44 का नाम बहुत ज्यादा है, समझ आ गया ना, अल्फा सिग्मा गामा मेटा, तो नाम लिखने की कोई जरूरत है नहीं, ये याद रखिए कौन सा, तो ऑलोसोम, और इधर से भी ऑलोसोम। तो ऑलोसोम क्या होता है, एक्स और एक्स मेल में, एक्स और एक्स फीमेल में, समझ आ गया कि नहीं। तो देखिए इन दोनों में से कोनो एक ही तो आएगा। तो देखिए ऑलोसोम अगर चाइल्ड में, इधर से भी क्या आएगा, एक, समझ आ गया। और इधर से भी फीमेल से भी क्या आ जाएगा, एक, तो एक और एक कितना हो जाएगा 2, समझ आ गया। तो देखिए अगर ऑटोसोम में कोई किसी भी प्रकार का दिक्कत होता है, समझा गया ना। तो जैसे कि देखते होंगे किसी का जो है ना 6 उंगली आ गया, 6 उंगली आ जाता है, समझा गया ना। तो 6 उंगली आने का कारण क्या है, ये ऑटोसोम है,
समझ आ गया ना। किसी का देखते हो कि कोई अंग क्या होता है, बड़ा हो जाता है, समझ आ गया ना। जैसे कि तो ये जो है ना ऑटोसोम के कारण क्या होता है, ये बाहर में दिक्कतें होती है, समझ आ गया ना। तो ये ऑटोसोम के कारण जो है ना सिंड्रोम होती है, क्या होती है, सिंड्रोम, समझ आ गया ना। अगर ऑलोसोम में प्रॉब्लम आएगा, समझ, किस में आएगा, ऑलोसोम में प्रॉब्लम आएगा, तो इसके कारण बच्चा ट्रांसजेंडर हो जाता है, जिसे कि हम लोग हिजड़ा कहते हैं, क्या कहते हैं, समझ आ गया ना। तो ट्रांसजेंडर, समझ आ गया ना। तो देखिए इधर ऑलोसोम और ऑलोसोम, फीमेल में भी ऑलोसोम और मेल में भी ऑलोसोम। तो मेल में एक्स और वाई, इसी मेल का पहचान है एक्स और वाई, और फीमेल का एक्स और एक्स, समझ आ गया। तो इन दोनों में से केवल एक ही आएगा, समझ आ गया कि नहीं। तो अगर इधर से एक्स आ गया और इधर से भी एक्स ही आएगा, तो ये जो बच्चा होगा ये हो जाएगा फीमेल, समझ आ गया ना। ये चाइल्ड जो होगा वो क्या हो जाएगा, फीमेल। अगर मेल के तरफ से इधर से वाई आ गया और फीमेल की तरफ से अगर एक्स आया, तो ये जो चाइल्ड होगा ये होगा मेल होगा, समझा गया ना। तो मेल के ही हाथों में है कि वो फीमेल होगा या फिर मेल होगा, समझा गया ना। अगर इधर से वाई आया और इधर से एक्स आया तो क्या हो जाएगा, मेल। अगर इधर से एक्स आया और इधर से वाई आया, सॉरी इधर से एक्स आया, तो दोनों हो जाएंगे क्या, फीमेल। यहां तक समझ आ गया। ऑलोसोम में प्रॉब्लम के कारण क्या होती है, ऑलोसोम में प्रॉब्लम के कारण होता है बच्चा ट्रांसजेंडर हो जाता है, समझ आ गया ना। और ऑटोसोम में प्रॉब्लम के कारण, ऑटोसोम में प्रॉब्लम के कारण बच्चा जो है ना किसी का 6 उंगली आ जाता है, मतलब बहुत सारे सिंड्रोम हो जाते हैं। तो अगले क्लास में हम लोग सिंड्रोम के बारे में पढ़ेंगे। यहां तक अर्धसूत्री समझ में आ गया। देखिए एक बार हम रिविजन कर लेते हैं। तो कोशिका विभाजन क्या है, सेल डिवीजन। देखिए सेल डिवीजन जो है एक कोशिका से दूसरे कोशिका का निर्माण होना सेल डिवीजन कहलाता है, समझा गया ना। सेल डिवीजन कितने प्रकार के, तो 3 प्रकार के। कौन कौन सा, पहला असूत्री, समसूत्री, अर्धसूत्री। असूत्री जो है ये इसमें किसी भी प्रकार का कोई फॉर्मूला का प्रयोग नहीं होता है, समझा गया ना। ये प्रोकैरियोटिक सेल में होता है, समझा गया ना। और समसूत्री और अर्धसूत्री जो है ये जो है ना इंसान में होता है, मेल में होता है, फीमेल में होता है समसूत्री, समझा गया ना। तो देखिए समसूत्री तो समझ में आएगा। समसूत्री के कितने स्टेज, 5 स्टेज। कौन कौन सा, पहला हो जाएगा इंटरफेज, उसके बाद हो जाएगा प्रोफेज, मेटाफेज, एनोफेज और टेलोफेज, समझा गया। इन पांचों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लोगों ने अर्धसूत्री को देखा। तो अर्धसूत्री में जो है ना क्रोमोसोम की संख्या की ये जो 46 है, यहाँ पे जो 46 है ये, तो ये 46 को समझ, ये दूसरा चीज मत समझिएगा, ये जो ना क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम, समझा गया ना। और यहाँ पे भी फीमेल में जो है ना क्रोमोसोम ही है, ये क्रोमोसोम, समझा गया ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने अर्धसूत्री को देखा, समझा गया कि नहीं। अर्धसूत्री में ये जो है मेल में क्रोमोसोम की संख्या 46 और फीमेल में भी क्रोमोसोम की संख्या 46, समझा गया ना। ये क्रोमोसोम 2 प्रकार का, समझा गया कि नहीं, पहला ऑटोसोम, दूसरा ऑलोसोम, समझा गया कि नहीं। और यहाँ पे जो है ना ऑटोसोम की संख्या 44, ऑलोसोम की संख्या 2, और फीमेल में भी सेम होता है, समझा गया कि नहीं। फीमेल में भी ऑटोसोम की संख्या 44 और ऑलोसोम की संख्या कितना, 2, समझा गया कि नहीं। देखिए ऑटोसोम से कितना आएगा, 22 आएगा, समझा गया, चाइल्ड में, समझा गया। और इधर से भी फीमेल से भी क्या आ जाएगा, 22, तो 22 दूनी 44, समझा गया कि नहीं। और ऑलोसोम तो 2 ही है ना, तो मेल में है एक्स और वाई और फीमेल में क्या है, एक्स और एक्स, समझा गया कि नहीं। इधर से अगर वाई आया और इधर से एक्स आया तो ये जो चाइल्ड होगा वो होगा मेल, समझा गया ना। और इधर से अगर एक्स आ गया, इधर तो एक्स है ही, इधर से एक्स ही आएगा ना। तो इधर से अगर मेल से अगर एक्स आ गया तो ये जो बच्चा हो जाएगा ये हो जाएगा फीमेल, क्योंकि फीमेल का ही पहचान है एक्स एक्स। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अगले क्लास में हम लोग सिंड्रोम को देखेंगे और सिंड्रोम के बाद हम लोगों का जो है ना ये सेल चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे स्केलेटन सिस्टम, समझ आ गया। तब तक जय हिंद।